हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपनी हाइपोथेसिस की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज अपनी नेक्स्ट हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं। इससे पहले चेक करते हैं कि हमने कौन कौन सी हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया है। तो हमारी पहली हाइपोथेसिस थी गैसियस हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस नेब्यूला हाइपोथेसिस, जिसमें काफ़ी कुछ गैसेस हाइपोथेसिस में से लिया गया था। नेब्यूला हाइपोथेसिस को देने वाले लाप्लास ने काफ़ी चीज़ें गैसेस हाइपोथेसिस से बोरो करी थी, पर डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसमें चेंजेस भी लाए थे। तीसरी हाइपोथेसिस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और चौथी टाइडल हाइपोथेसिस। जिसमें हमने देखा था कि जेम्स ने टाइडल हाइपोथेसिस को मेनली कवर किया था, बट जेफरी ने ट्राई हाइब्रिड मॉडिफिकेशन थ्योरी दी थी, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस दिए थे। इन सब की जो भी डिटेल वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी डाल रखी है, बट ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि हमने इतनी हाइपोथेसिस को कंप्लीट कर ली है। अब जैसा कि टाइडल हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि ये ट्राई हाइब्रिड नेचर का है, यानी इसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। पहला प्रोटोसन, दूसरा कंपेनियन स्टार, तीसरा इंट्रूडिंग स्टार। हमने इन सब का रोल चेक किया था। अब आगे इन्हीं तीनों चीज़ों को एज अ पेरेंट रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में भी बताया गया है। इस हाइपोथेसिस को रसल ने दिया था, ठीक है, और इसे भी ट्राई हाइब्रिड नेचर का कहा जाता है। ट्राई हाइब्रिड क्यों? वही बात कि 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके ओरिजिन के लिए, यूनिवर्स वगैरह या सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये 3, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सो ड्राइंग को देखते हुए लगता है कि 3 पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मेनली जिस पर फोकस किया गया है वो है हमारा कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार। स्टार्टिंग में यही बताया गया कि इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, और इस इंट्रैक्शन में कुछ डेब्रिश या फिर हम कह सकते हैं इजेक्शन होता है, मटेरियल्स का इजेक्शन। चूँकि हमने पढ़ा है कि इंट्रूडिंग स्टार काफ़ी बड़ा है, ठीक है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो कोई भी बॉडी जितनी भी साइज़ में बड़ी होती है वो उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब इनकी हाइपोथेसिस में इन्होंने ये एज्यूम किया है कि इस कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार लगभग आसपास आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सिंगल पाथ को फॉलो करते हुए। जब वो आसपास आते हैं तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इंट्रूडिंग स्टार के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो कंपेनियन स्टार से कुछ मटेरियल इजेक्ट करने लगता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इजेक्शन होने लगता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने इसमें बताई कि कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी, ठीक है। कंपेनियन स्टार जिधर तरफ जा रहा था उसके अपोजिट इंट्रूडिंग स्टार जा रहा था। तो अब जो भी एलिमेंट्स हैं, डेब्रिश हैं या इजेक्टेड मटेरियल है, ये जब निकलेंगे, ठीक है, छोटे हों बड़े हों, इनका जो भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, अगर जैसे कुछ निकला, कोई भी एलिमेंट निकला, ठीक है, तो एक तरफ से इधर से फोर्स लग रही होगी क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में जा रहा था, और इसकी वजह से इधर फोर्स लग रही होगी। अब एक ही चीज़ है, ना ये इधर जा सकती है ना ये इधर जा सकती है, तो इसमें एक रोटेटरी मोशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ से खिंचाव होगा तो एक रोटेटरी मोशन चालू हो जाएगा। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो अब उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जितनी भी डायरेक्शंस हैं प्लैनेट की या सैटेलाइट्स की, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए, सारी की सेम होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो इजेक्शन हो रहा है सारी चीज़ों का, तो सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अब जब उन्होंने इतना कुछ बताया कि रोटेटरी मोशन भी चालू हो गया है, डायरेक्शंस भी सेम हैं, ठीक है, तो अब बारी आती है डीमेरिट्स की, और इनके में तो काफ़ी अच्छी डीमेरिट्स निकली। तो इनकी पहली डीमेरिट यही थी कि जैसा आपने बताया कि सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट जब हम सोलर सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें से वीनस और यूरेनस इस डायरेक्शन के मामले में अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्क करते हैं। बाकी प्लैनेट से ये अपोजिट रिवॉल्व करते हैं सन के।
तो इनकी डायरेक्शन का क्या मैटर है? आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन की, आपके हिसाब से तो सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी, तो इन दोनों के अपोजिट कैसे हो गई? और अगली डिमेरिट कि जो कुछ भी इजेक्टेड मटेरियल थे, इजेक्टेड मटेरियल किससे? कंपेनियन स्टार से, क्योंकि इसी से तो इजेक्शन हो रहा है, वह आगे चल के प्रोटोसन के ही चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करने लगे? और भी कहीं जा सकते थे, उनको प्रोटोसन के साथ ही इंटरेक्शन क्यों करना हुआ? आपने ये चीज़ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी इस चीज़ की भी, तो ठीक है। नेक्स्ट कि इंट्रूडिंग स्टार के साथ क्या हुआ? अब आपने बताया कंपेनियन स्टार, चलो इसमें से तो मटेरियल इजेक्ट हो गया, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बन गई, पर इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ? इसकी क्या डेस्टिनी रही? इसको भी आपने एक्सप्लेन नहीं किया। और एक और कि जो CS के रेमिनेंट्स थे, यानी कंपेनियन स्टार के रेमिनेंट्स, वो किधर गए? कुछ चीज़ें तो प्लैनेट बन गई होंगी, कुछ चीज़ें सैटेलाइट बन गई होंगी, तो बाकी जो रेमिनेंट्स थे वो किधर गए? वो क्या बने या कहाँ गए, कैसे ख़त्म हो गए? ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी है। तो ये इनकी डिमेरिट्स थी इनके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो ये एक छोटी सी हाइपोथेसिस थी, पर इससे भी काफ़ी अच्छा एक आइडिया लगता है, इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। बट स्टिल डिमेरिट्स का काम है जो भी कमियां हैं उनको बताना, ताकि फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के साथ एक अच्छी थ्योरी निकल के आए, ठीक है, जो ओरिजिन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो हमारी आज की जो हाइपोथेसिस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी कल की हाइपोथेसिस होगी, मैं उसका नाम बता दूं। हमारी कल की हाइपोथेसिस का नाम है हॉयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चूंकि हम इसको कल कवर करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैं अभी नाम क्यों बता रही हूँ। तो अभी नाम बताने के पीछे सिर्फ इतना सा है कि इसके ऊपर एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट का कंसेप्ट लगता है। तो इस लिमिट को, इस कंसेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि बाद में कल की इस हाइपोथेसिस में काम करेगा। ठीक है, सो चंद्रशेखर लिमिट को जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ और जान, तो लेट्स टेक अ स्मॉल कंसेप्ट इसको समझने से पहले, कि जैसे कोई स्टार है, ठीक है, स्टार तब तक ही लाइव है जब तक उसमें फ्यूल जनरेट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टार अगर डेड हो जाएगा ना, तो वर्क करना बंद कर देगा, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब बंद हो जाएंगी। लेकिन एक स्टार जब तक अलाइव, तब तक ही अलाइव है जब तक उसमें फ्यूल बन रहा है। और फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरेट होना यानी फ्यूल बनना। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे जनरेट हो रहा है? किसी भी स्टार में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन। अगेन न्यूक्लियर इंटीग्रेशन क्या है? दो प्रोसेस जब साथ में वर्क करती हैं तो वो न्यूक्लियर इंटीग्रेशन कहलाती है। ठीक है, पहली है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरी न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम जनरेट करते हैं तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और हीलियम जब ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बनाता है तो वो न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। फ्यूजन मतलब किसी दो चीज़ों का जोड़ना और फिजन मतलब ब्रेकडाउन होना। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यही न्यूक्लियर इंटीग्रेशन की प्रोसेस के दौरान, यानी जब ये भी हो रहा है और यह भी हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा होने लगे दैन न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ी बहुत गड़बड़ी की वजह से कभी कभार प्रोसेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब ज़्यादा होगा इसका मतलब हीलियम ज़्यादा बनेगा और न्यूक्लियर फिजन कम तो हाइड्रोजन कम। हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा और हीलियम की अमाउंट, हीलियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। कम होना यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ज़ीरो पे होगा और स्टार के पास फ्यूल नहीं बचेगा। नाउ द स्टार इज़ डेड। सो बेसिकली चंद्रशेखर लिमिट एक डेड स्टार के बारे में ही बात करता है। ठीक है,
कि डेड स्टार जो है उसकी वेट की कितनी लिमिट होनी चाहिए जिससे हम ये पता लगा सकें कि उसके आगे डेस्टिनी क्या है ना, उसकी कितनी वेट की लिमिट हो। तो जो वेट लिमिट तय की गई है वो ये है 1.44 मास। 1.44 मास। अब आप सोच रहे हैं सेम ही चीज़ तो है, मैं अलग अलग क्यों लिख रही हूँ। तो हम ये चेक करने वाले हैं कि कोई स्टार है, अगर वो 1.44 यूनिट मास से कम है तो उसकी क्या डेस्टिनी होगी, और अगर 1.44 मास से ज़्यादा है तो क्या होगी। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कम है तो वो सबसे पहले रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा, एक रेड कलर का बहुत बड़ा स्टार बन जाता है वो। ठीक है, और फिर वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा, एक वाइट कलर का शांत सा स्टार जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। एक लाइक क्या होता है, कोई चीज़ें शांति हो जाती है ना, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिससे हम इसको एवोल्यूशन में ध्यान दे सकें, तो वो वाइट डॉर्फ बन जाता है और उसके बाद ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। जब जो कि वेट है रेड स्टार का वो ज़्यादा हो जाता है 1.44 मास से, तो उसकी डेस्टिनी होती है रेड सुपर जाइंट की, यानी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। ठीक है, और रेड कलर में काफ़ी जो एक होता नहीं, बहुत ज़्यादा वार्म नेचर का हो जाता है, ऐसा हो जाता है डेड स्टार। और कुछ समय बाद इतना बड़ा होने के बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो कि उस डेड स्टार की डेस्टिनी होती है। एक्सप्लोजन की वजह से अगेन वही सब डेब्रिस फॉर्म होंगे, एलिमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि एक डेड स्टार की डेस्टिनी क्या होगी एज़ पर उसकी वेट लिमिट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमारा इस हाइपोथेसिस में कल काम आएगा, तो इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है कंसेप्ट्स को लेकर या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। और थैंक यू।